हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू अगेन ऑन दिस चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 12 साइकोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर 4 जिसका नाम है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अगर आपने ये सब्जेक्ट यानी साइकोलॉजी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए या फिर इसी फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए लिया है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस चैप्टर विल फॉर्म द बेस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर। शुरुआत हम करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ abnormality and psychological disorders. As you know, this is Greek symbol for psychological, and this is disorders short form. और मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगा दैट यू मेक योर नोट्स, व्हेन यू मेक योर नोट्स यू यूज एज मेनी शॉर्ट फॉर्म्स एज यू कैन, क्योंकि इससे दो चीज़ें होंगी। पहला, आपके नोट्स जो हैं वो शॉर्ट बनेंगे। दूसरा, आपके नोट्स सिर्फ आपको ही समझ आएंगे। गोइंग ऑन एबनॉर्मैलिटी। अब एबनॉर्मैलिटी की कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन है नहीं, नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। अब हम आगे देखेंगे कि क्यों नहीं है, बट थोड़ा बहुत जान लेते हैं एबनॉर्मैलिटी के बारे में। लिटरल मीनिंग हम अगर बात करें तो इसका रूट वर्ड जो है वो नॉर्मल है, और एब मतलब जो प्रीफिक्स एब है इसका मतलब होता है अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। सो बिल्कुल लिटरल मीनिंग अगर हम बात करें तो एबनॉर्मैलिटी का अवे फ्रॉम नॉर्मल। बट ये जो नॉर्मल है ये डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, अभी आप आगे देखेंगे कि क्यों। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मोस्ट डेफिनेशन हैव फॉलोइंग कॉमन फीचर्स। कुछ ना कुछ कहीं भी कोई भी पर्सन इसे डिफाइन करे, कोई भी कल्चर एबनॉर्मैलिटी को डिफाइन करे, उसके बीच में ये ज़रूर कॉमन फीचर्स होंगे। चाहे एबनॉर्मैलिटी की डेफिनेशन दुनिया के किसी भी कोने में दी जाए, ये कॉमन फीचर्स उनमें ज़रूर मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ दीज फीचर्स इज डिविएंस, वन हु डिविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल। सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंप्लिसिटी से ही हम सब चीज़ पढ़ेंगे। अब नॉर्मल यहाँ पे क्या मतलब है? नॉर्मल ये जो है ये एक बेल कर्व को दर्शा रहा है। बेल कर्व होता है इस तरह का, आपने मैथ में पढ़ा होगा या फिर पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, या फिर कम से कम अगर आपको फर्स्ट चैप्टर याद है तो इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि ये जो लाइन है ये नॉर्मल को दर्शाती है, और यहाँ पे IQ होता है 100। ये मीन, मीडियन और मोड तीनों ही यहाँ लाई करते हैं इसी पॉइंट पे किसी भी बेल कर्व के। सो कोई भी इस बेल कर्व से इस साइड या फिर इस साइड जाएगा तो वो डिविएट कर रहा है। डिविएट कर रहा है किससे? नॉर्मल से, नॉर्मल लाइन से। यही यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। लेट मी क्लियर इट अप ताकि आपको आराम से दिखे। सो यही ये छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया इसलिए है ताकि आपको याद रहे। शोज डिफरेंट एक्सट्रीम और अनयूजुअल बिहेवियर। अब नॉर्मल से इधर या फिर इधर जाएगा तो इट विल बी डिफरेंट, यस इट विल बी, इट मे बी एक्सट्रीम। बिल्कुल यहाँ पे अगर एंड्स पे लाई करेगा तो इट विल बी एक्सट्रीम, और अनयूजुअल तो वो होगा ही। अवे फ्रॉम नॉर्मल इट विल बी परसीव्ड एज अनयूजुअल। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बहुत एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जेटिक है, तो एनर्जी का अगर ये कर्व हम माने तो इस यहाँ पे वो एक्सेसिवली एनर्जेटिक है, वो यहाँ है, और कोई है बिल्कुल यहाँ पे। दोनों ही केसेस में दे मे बी सिम्टम्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। सेकेंड ऑफ दीज फीचर्स इज डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब, अब हमने स्ट्रेस पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है, फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन डिस्टर्बिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक एट ईज, एक बैलेंस की जो फीलिंग होती है हमारे बॉडी माइंड के अंदर, वो होम्योस्टेसिस, और उसे जो डिस्टर्ब करे एंड इट विल रिफ्लेक्ट एज फिजिकल और मेंटल स्ट्रेन। और डिस्ट्रेस का मतलब इट इज आउटसाइड ऑफ वंस कोपिंग एबिलिटी। इंसान कोप नहीं कर पा रहा है तभी वो डिस्ट्रेस की कैटेगरी में आएगा। दो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, यस, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट एक्सट्रीम रिएक्शन टू इट, एक्सट्रीम रिएक्शन किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को होगा तो वो एबनॉर्मल परसीव किया जाएगा। देन वी हैव थर्ड फीचर इज डिसफंक्शन। फंक्शन कोई भी रोजमर्रा की चीजें, डिसफंक्शन मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। इंटरफेयरिंग विद पर्सन्स एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज। अब डेली एक्टिविटी, नॉर्मल फंक्शंस जो है उसके साथ कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस है तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है डिसफंक्शन। अब डेली एक्टिविटीज कुछ भी हो सकती हैं, खुद के
रोज़मर्रा के काम हो सकते हैं, टू मेंटेन बेसिक हाइजीन, उसके बाद लोगों से रिलेशंस, सोशल रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस, प्रोफेशनल वर्क, इंटेलेक्चुअल वर्क, किसी भी तरह का वर्क जो डेली एक्टिविटीज़ में आता है उससे कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस हो रही है अगर, तो वो एबनॉर्मल कहलाएगा। देन अनदर इज डेंजर। जब फोर्थ फीचर, जो कॉमन फीचर हमें मिलेगा अगर कोई भी एबनॉर्मैलिटी को अगर हमें डिफाइन करें, तो फोर्थ वन वुड बी डेंजर, पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू वन सेल्फ और अदर्स, चाहे वो खुद को हो और चाहे वो दूसरों को हो। अगर कोई भी पर्सन किसी के लिए खतरा बनता है, डेंजर बनता है, तो इट वुड डेफिनेटली बी एबनॉर्मल। और इसी के साथ डेंजर में ही एक डिस्कम्फर्ट भी आता है। डिस्कम्फर्ट, जब आप अपने आसपास के लोगों को, सराउंडिंग में लोगों को डिस्कम्फर्ट की फीलिंग दे, तो आपका जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल परसीव होगा। नाउ देर आर वेरियस अप्रोचेस टू एबनॉर्मल बिहेवियर, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। और लेट मी टेल यू वंस अगेन, ये सब नोट्स मैंने आपके एनसीईआरटी से ही बनाए हैं, एनसीईआरटी को कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। और आई विल हाईली रिकमेंड यू टू डाउनलोड दीज, गेट देम प्रिंटेड और देन फॉलो अलॉन्ग, चाहे आप वो इस लेक्चर से करें चाहे किसी भी और लेक्चर से करें। आई जस्ट वॉन्ट कि जो मेहनत मैंने की है आपके लिए वो वेस्ट ना जाए, आपके कुछ ना कुछ काम आ सके। फर्स्ट अप्रोच है डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। अब दो अप्रोचेस बताए गए हैं आपके एनसीईआरटी में कि एबनॉर्मल बिहेवियर को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब डिविएशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक बेल कर्व बनेगा, उसमें जो डिविएट कर रहा है उसमें नॉर्मल से, वो डिविएशन है। यहाँ पे नॉर्मल पे क्या है, सोशल नॉर्म्स। अब नॉर्म्स को हम डिफाइन करें तो क्या होते हैं, नॉर्म्स आर स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स। ये कुछ तरीके के रूल्स हैं जो कि प्रॉपर कंडक्ट को डिफाइन करते हैं। नॉर्म्स आर स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स ऑफ प्रॉपर कंडक्ट। कोई भी सोसाइटी के अपने खुद के नॉर्म्स होंगे, क्योंकि हर सोसाइटी के अपने अपने कंडक्ट, प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट हैं, क्या एक्सेप्टेबल है क्या नहीं है, व्हाट इज पनिशेबल, व्हाट इज रिवॉर्डेड, सब तरीके के। सो नॉर्म्स जो हैं वो स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स होंगे ऑफ प्रॉपर कंडक्ट। दे ग्रो आउट ऑफ अ पर्टिकुलर कल्चर, जैसे कि मैं बात कर रहा था, कल्चर, कोई भी सोसाइटी का अपना एक कल्चर होता है और उसी कल्चर के अंदर से निकलते हैं नॉर्म्स। और कल्चर को अगर हम सिंपली डिफाइन करें बहुत थोड़े शब्दों में, तो अ वे ऑफ लाइफ। किसी भी ग्रुप का, किसी भी सोसाइटी का जो वे ऑफ लाइफ है वो कल्चर कहलाता है। अब कल्चर के अंदर उस सोसाइटी का, उस ग्रुप का फूड, ड्रेसिंग, लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल्स और नेचुरल हैबिटेट सब कुछ आ जाता है। नॉर्म्स चेंज व्हेन सोसाइटीज वैल्यूज इवॉल्व ओवर टाइम, क्योंकि सोसाइटी हम कभी भी कांस्टेंट या फिर स्टैटिक नहीं रह सकती। जब भी अ ग्रुप ऑफ पीपल मिलेंगे तो दे विल इवॉल्व ओवर टाइम। सो व्हेन द ग्रुप्स वैल्यूज इवॉल्व ओवर टाइम, सो डू द नॉर्म्स। अब ये अप्रोच को क्रिटिसाइज किया गया है, क्यों? एज यू राइटली गेस्ड कि सोशल कन्फॉर्मिटी, अगर कोई सोशली कन्फॉर्म कर रहा है तो वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, और अगर सोशल नॉर्म्स को कन्फॉर्म नहीं कर रहा है, एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट इंडिविजुअल है, तो वो एबनॉर्मल हो गया इस अप्रोच के हिसाब से। इसलिए सीवियरली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच नॉर्मैलिटी इज नथिंग मोर देन कन्फॉर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स। अब जैसे कि वेस्टर्न कल्चर के अगर कंपैरिजन में हम करें तो ईस्टर्न कल्चर्स जो हैं, स्पेशली बैकवर्ड कल्चर्स, वहाँ पे विमेन जितनी सबमिसिव हैं, वो कल्चर में उन विमेन का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है। यानी जितना सबमिसिव बिहेवियर उतना ही नॉर्मल बिहेवियर। बट इज दैट राइट? नो, इट इज नॉट, क्योंकि वहाँ पे दे आर जस्ट कन्फॉर्मिंग टू द सोशल नॉर्म्स। इट डज नॉट मीन कि उनका बिहेवियर नॉर्मल है। ऐसे ही बहुत सारे बिहेवियर जो हैं सोसाइटीज़ में नॉर्मलाइज कर दिए गए हैं इन द नेम ऑफ सोशल नॉर्म्स। इसलिए इसका क्रिटिसिज्म होता है और होना भी चाहिए। देन अनदर अप्रोच इज द मॉडर्न अप्रोच, जिसमें बात की गई है मैल अडेप्टिव बिहेवियर की। मैल अडेप्टिव का मतलब क्या है? इट डिफाइंस नॉर्मैलिटी बाय इवेल्युएटिंग वेदर अ बिहेवियर फॉस्टर्स वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे वेल बीइंग द ऑपरेटिंग फ्रेज हियर। अब अडेप्टिव क्या होता है?
अडेप्टिव मतलब आप अपने सराउंडिंग की सिचुएशंस के हिसाब से अपना बिहेवियर जो है और अपनी थिंकिंग को मॉडिफाई कर पा रहे हैं, वो है अडेप्टेबिलिटी आपकी। मैल अडेप्टिव मतलब आप अडेप्ट नहीं कर पा रहे। सो इस अप्रोच के हिसाब से नॉर्मेलिटी जो है, बाय इवेल्युएटिंग वेदर अ बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर जब परफॉर्म किया जा रहा है वो वेल बीइंग ला रहा है कि नहीं ला रहा है किसी इंडिविजुअल के लिए एंड इवेंचुअली ऑफ द ग्रुप। अब कुछ बिहेवियर ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल के लिए वेल बीइंग लाएं बट ग्रुप के लिए एक इतने अच्छे साबित ना हो, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है। अब एक पर्सन वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट किए जा रहा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, ही कैन बाय एनीथिंग, ही कैन हैव द बेस्ट लाइफ, बट उस ग्रुप के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देन देयर वुड बी इनइक्वालिटीज, और इनइक्वालिटीज इस हद तक बढ़ जाती हैं कि देन इट रिजल्ट्स इन रेवोल्यूशंस। देन जो मैलअडेप्टिव अप्रोच है वो क्या कहता है, वेल बीइंग इंक्लूड्स बोथ सर्वाइवल, फिजिकल सर्वाइवल एंड एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात हमने बहुत पीछे की है, पर्सनालिटी के चैप्टर में भी की है एंड देन स्ट्रेस के चैप्टर में भी की है। सो एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल थ्रू ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। वेल बीइंग का मतलब सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल ही नहीं है, जब कोई पर्सन अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करने के लिए ग्रोथ और फुलफिलमेंट दोनों फुलफिल करता है, एक्चुअलाइज करने के लिए खुद के सेल्फ को, देन वो वेल बीइंग के रास्ते पे, सही रास्ते पे। मैलअडेप्टिव बिहेवियर इज वन वेयर एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू मॉडिफाई हिज रिस्पॉन्स। जैसे हमने अडेप्टेशन की डेफिनेशन पढ़ी, पर्सन जो है वो अपना बिहेवियर मॉडिफाई कर ही नहीं पा रहा है, सो ही इज नॉट एबल टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हेंस लीडिंग टू सब ऑप्टिमल फंक्शनिंग। फंक्शनिंग जो है वही हमने जो रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में बात की, चाहे वो फिर सोशली हो, प्रोफेशनली हो, पर्सनल लेवल पे हो, अंदर हो, बाहर हो, मेंटली हो, कुछ भी तरीके की, फिजिकली हो। सो फंक्शनिंग जो है वो सब ऑप्टिमल है। अगर कोई पर्सन अडेप्ट नहीं कर पा रहा है तो इट वुड लीड टू सब ऑप्टिमल फंक्शनिंग। सो मैलअडेप्टिव बिहेवियर अप्रोच के हिसाब से एबनॉर्मेलिटी जो है वो इस तरीके से डिफाइन की जाएगी। Then we have historical background of abnormal behavior of psychological disorders, और इसमें मैंने एनसीईआरटी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। यहाँ पे मैंने पहले कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी हैं चीज़ें और उसके बाद एज वाइज। सो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, वैसे तो एज के हिसाब से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं कि एंशंट एज में क्या होता था, मिडिल एजेस में क्या होता था, देन एज ऑफ रीजन में, देन रिसेंट टाइम्स में क्या होता है। सो दो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दो में बांट दिया मैंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज। सो पहला है सुपर नेचुरल। अब जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्या उसका कारण मानते हैं और कैसे वो ठीक होंगे, उसके बेसिस पे तीन कैटेगरीज हैं। जैसे कि पहला है सुपर नेचुरल कैटेगरी। एबनॉर्मेलिटी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय सुपर नेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस, नाम में ही है सुपर नेचुरल। So they will be attributing all abnormal behavior to supernatural और magical forces। अब इनमें क्या क्या आएंगे, जैसे कि evil spirits, भूत प्रेत। भूत प्रेत आपके ये वर्ड दिया गया है एनसीईआरटी में, सो डू नॉट थिंक कि ऐसे लिख दिया गया है। देन डेविल, स्पिरिट्स, सब कुछ, मतलब इसमें ही जितने भी मैजिकल फोर्सेस का नाम है अलग अलग। और अब रिमूवल आपको पता ही है कि अब ये कोई गोली दवाई में तो विश्वास रखेंगे नहीं। सो दे विल बिलीव इन एक्सोर्सिज्म, भूत भगाना। इस पे बहुत सारी हॉलीवुड में बहुत मूवीज़ बनी हैं। देन काउंटर मैजिक एंड प्रेयर, जैसे वो पुराने टाइम की मूवीज़ में क्रॉस लेके भूत के पीछे दौड़ पड़ते थे। सो दैट इज़ काउंटर मैजिक और एक्सोर्सिज्म। देन वी हैव बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। इसमें एबनॉर्मेलिटी का जो बेसिस है वो माना गया है फॉल्ट्स इन फंक्शनिंग ऑफ द फिजिकल बॉडी। जो आपकी बॉडी है और बॉडी के अंदर ही जो माइंड है, माइंड भी नहीं, ब्रेन। और कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे माइंड और ब्रेन के बीच का डिफरेंस। मूविंग ऑन, फिजिकल बॉडी के साथ कुछ ना कुछ जब फंक्शनिंग में फॉल्ट है तब एबनॉर्मल बिहेवियर आएगा। सो ये है बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। देन वी हैव साइकोलॉजिकल अप्रोच। यहाँ पे नाम से ही क्लियर है जैसे कि
साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ माइंड की फंक्शनिंग में abnormality is caused by inadequacies in the way of individuals how an individual thinks, feels or perceives the world. जो भी साइकोलॉजिकल फंक्शन है आपने बार बार पढ़ा है कि थिंकिंग एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है, फीलिंग एक साइकोलॉजिकल फंक्शन है, परसेप्शन, मेमोरी, सब कुछ। सो ये अप्रोच कहता है कि साइकोलॉजी के जितने भी डायमेंशन है उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। देन जैसे हमने बात की थी एज वाइज, इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब एज वाइज में पहला है एंशिएंट ग्रीस। अब चूंकि एंशिएंट ग्रीस वाज द एज ऑफ रीजन, वहाँ पे फेथ से चीज़ें कम और रीजन से ज़्यादा एक्सप्लेन की जाती थी, और वहाँ पे बहुत सारे फिलोसोफर्स, साइंटिस्ट हुए। उनमें से कुछ नाम है हिपोक्रेटिस, सोक्रेटिस, प्लेटो। इन्होंने क्या दिया? ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच ज़्यादातर आपके बायोलॉजिकल अप्रोच और साइकोलॉजिकल अप्रोच का एक मिक्सचर है। इसमें क्या कह रहा है? व्यू डिस्टर्ब बिहेवियर, कोई भी डिसऑर्डर अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इमोशन एंड रीजन। इंसान के पास आपको पता है एक तो इमोशनल डायमेंशन होता है और एक होता है रैशनल डायमेंशन, रीजन। तो इन दोनों के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तब बिहेवियर जो है वो डिस्टर्ब होगा और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आने के चांसेस हैं। सो एंशिएंट ग्रीस में एक और जो कि प्योरली बायोलॉजिकल अगर हम बात करें तो ह्यूमरल थ्योरी, जैसे कि हमने पर्सनालिटी के चैप्टर में भी बात करी थी। 4 एसेंशियल बॉडी एलिमेंट्स होते हैं, ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ये 4 एसेंशियल बॉडी एलिमेंट्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस में अलग अलग पर्सनालिटीज़ बनाते हैं, और इन्हीं के डिसबैलेंस से, इन्हीं के ही इम्बैलेंस से वेरियस डिसऑर्डर्स होते हैं। सो दिस वाज द थिंकिंग इन एंशिएंट ग्रीस। देन वी कम टू मिडल एजेस। अब मिडल एजेस को डार्क एजेस भी कहा जाता है, और डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फेथ जो है उसने जगह ले ली रीजन की। रैशनैलिटी बिल्कुल इट वेंट इनटू द बैक सीट, एंड फेथ की जगह कहे तो ब्लाइंड फेथ ने जगह ले ली रीजन की। एंड व्हेन फेथ बिकम्स ब्लाइंड, रीजन तो बिल्कुल बैक सीट पे चला ही गया है, और यहाँ पे किसी भी तरह की रैशनैलिटी भरी बात जो है वो डीमन बिहेवियर लगने लगता है। अगर आप 8th 9th सेंचुरी यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, 10th इवन 14th सेंचुरी तक भी, तो आपको पता लगेगा कि हाउ डार्क वर दीज एजेस। सो ब्लाइंड फेथ रिप्लेस्ड रीजन, डिमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन गेन्ड रिन्यूड इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि इस एज में बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ आए, बहुत सारे डिजास्टर्स आए, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने फेथ का सहारा लिया, सुपरस्टिशियस फोर्सेस का सहारा लिया, एंड वो टाइम के साथ एक्सेप्ट होते चले गए, एंड हेंस ब्लाइंड फेथ रिप्लेस्ड रीजन। सो डिमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन। उसके बाद जब ये आया डार्क एजेस या फिर मिडल एजेस में, तो वहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर इसमें माना जाने लगा। बिलीव दैट पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर्स वर इविल, दे वर इविल। न्यूमरस इंस्टेंसेस ऑफ विच हंट। जिस किसी को भी मेंटल डिसऑर्डर होता था, दे बिलीव्ड कि उसमें या तो कोई इविल स्पिरिट घुस गई है या फिर वो खुद इविल बन गए हैं। और ऐसे केसेस में फिर विच हंट होता है, बहुत सारे लोग मिलके किसी पर्सन को चेज करते थे, एंड देन दे यूजुअली बर्न देम एट द स्टेक। ऐसा करके एक क्रॉस बनाते थे और वहाँ पे उस पर्सन को लगाते थे, जैसे कि जीसस को लगाया गया था। ऐसे पर्सन का एक यहाँ हाथ बांध दिया, एक यहाँ बांध दिया, एंड देन ऐसे, और दे यूज टू बर्न देम। और इससे क्या बिलीव करते थे कि उसमें से ईविल जो, दे विल बर्न द ईविल आउट ऑफ देम, ऐसा कुछ बिलीव करते थे। सो डार्क एजेस इंडीड। देन वी हैव द रेनेसा पीरियड। रेनेसा पढ़ते हैं इसको। ये पीरियड है 14th-15th सेंचुरी का, और इसे रीबर्थ ऑफ रीजन भी कहा जाता है। रेनेसा का लिटरल मीनिंग वैसे रीबर्थ ही होता है। सो हियर रीबर्थ ऑफ व्हाट? ऑफ रीजन, मार्क्ड बाय इंक्रीज ह्यूमनिज्म एंड क्यूरियोसिटी अबाउट बिहेवियर।
यहाँ पे ह्यूमनिज्म की ज़्यादा बात होने लगी। इट वॉज बिलीव्ड कि सब ह्यूमंस जो हैं, सब के सब ह्यूमंस वो दे शुड बी इक्वल, और जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हैं वो भी कुछ तरह के मतलब एक्सप्लेन किए जा सकते हैं कुछ ना कुछ रीज़न से, जैसे कि योहान वेयर, और इसको भी योहान पढ़ते हैं, जोहान नहीं पढ़ते हैं। योहान वेयर ने कहा साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो होंगे वो डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। सो ये हम एक मॉडर्न थिंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशंस cause of disorders. Weyer also insisted on that mentally disturbed people were not witches. They were not witches. Well, so no surprises here. And requirement of medical treatment. इन्होंने कहा कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना कि थियोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, झाड़ फूक और एक्सोर्सिज्म की नहीं, मेडिकल ट्रीटमेंट की। कोई अंडरलाइन कंडीशन है तो उसको मेडिकली ट्रीट किया जाए। सो यहाँ पे थे रेनेसां पीरियड, उसके बाद एज ऑफ रीज़न, वहाँ पे रीबर्थ ऑफ रीज़न हो रहा है, वहाँ पे बर्थ ले ही रहा है, और यहाँ पे एज ऑफ रीज़न फर्मली एस्टैब्लिश हो गई है, और इसको एनलाइटनमेंट का पीरियड भी कहते हैं। पीरियड है इसका 17th-18th सेंचुरी। और यहाँ पे साइंस जो है उसके बाद उसने दोबारा फेथ को रिप्लेस कर दिया, और साइंटिफिक एटीट्यूड जो है आपको वेरियस फील्ड्स में देखने मिलेगा, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में, फिजिकल साइंसेज में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सब में साइंटिफिक एटीट्यूड। सो यहाँ पे चीज़ें ऐसे ही फेस वैल्यू पे नहीं एक्सेप्ट करते थे लोग, दे वर वेरी साइंटिफिक इन देयर अप्रोच, एटलीस्ट द साइंटिस्ट्स वर। सो द एज ऑफ रीजन, यहाँ पे और क्या क्या होने लगा, यहाँ पे इंक्रीज कंपैशन फॉर पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर्स, कंपैशन, रिफॉर्म्स ऑफ असाइलम्स, जो जहाँ पे मेंटली इल लोगों को रखा जाता था, दे वर रिफॉर्म्ड, और कंडीशंस बहुत सुधारी गई इन जगहों की। और उसके अलावा डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, आई नो बहुत बड़ा वर्ड है बट आराम से समझे तो समझ में आएगा। इंस्टीट्यूशंस का मतलब था जहाँ पे यही असाइलम्स ही, जहाँ पे मेंटली इल लोगों को रखा जाता था। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी एम्फेसिस ऑन प्रोवाइडिंग कम्युनिटी केयर फॉर मेंटली इल पीपल, इंस्टीट्यूशंस में ना रख के कम्युनिटी केयर या फिर घर के अंदर ही उनकी केयर हो। सो दिस वॉज एम्फसाइज्ड इन द एज ऑफ रीजन, एज ऑफ एनलाइटमेंट। नाउ वी कम टू द कंटेम्प्रेरी पीरियड यानी रिसेंट ईयर्स। यहाँ पे क्या हुआ, इंटरैक्शनल और बायोसाइको सोशल अप्रोच। अब बायोसाइको सोशल अप्रोच एक एक वर्ड करके समझेंगे, 3 वर्ड यहाँ पे हैं, 3 फैक्टर्स। एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो 3 फैक्टर से मिलकर बना है। कौन से? पहला बायोलॉजिकल यानी द फिजिकल बॉडी, देन साइकोलॉजिकल कंपोनेंट विच इज द माइंड, एंड सोशल यानी जो उनके सराउंडिंग है। ये सब दे ऑल प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर्स। ये डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो डेवलप भी यहीं से ही होते हैं, और एक्सप्रेशन जो है उनका इस अपने पर्सन की सराउंडिंग में, तो वो इन 3 फैक्टर्स से मिलके बना है। और फिर इस कंटेम्प्रेरी पीरियड में हमने इसे फर्दर डिवाइड किया है, उसे हम आगे पढ़ेंगे कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि कैसे क्लासीफाई किया गया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। सबसे पहले तो हम क्लासिफिकेशन का मतलब पढ़ते हैं, सिस्टमैटिक कैटेगराइजेशन। अब 2 वर्ड्स हैं यहाँ पे, पहला तो सिस्टमैटिक, दूसरा कैटेगराइजेशन। सिस्टमैटिक मतलब कुछ ना कुछ हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जिसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स हैं, और कैटेगराइजेशन मतलब हम कैटेगराइज कर रहे हैं, कैटेगरीज में बांट रहे हैं, क्लासेज में बांट रहे हैं। सिस्टमैटिक कैटेगराइजेशन, अगर आप ये 2 वर्ड्स भी याद कर लेंगे तो आपको आपका क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन डन है। मूविंग ऑन, पूरा पढ़ लेते हैं। सिस्टमैटिक कैटेगराइजेशन ऑफ डिसऑर्डर्स इनटू वेरियस क्लासेस, अलग अलग क्लासेस में इसे डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन व्हाट, शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ डिसऑर्डर्स कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करेंगे, तो जो शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके बेसिस पे उन्हें एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया जाएगा और उसे एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जाएगा। डिस्क्राइब्ड इन DSM-5, अभी जो लेटेस्ट है 2022 में आया है DSM-5। DSM का मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। ये कई बार शॉर्ट फॉर्म्स दे के पूरा पूछ लेता है कि व्हाट डज इट मीन। तो DSM मीन्स डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स।
अब इसे प्रिपेयर कौन करता है? इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। यहाँ पे साइकोलॉजिकल एसोसिएशन या नहीं होगा, साइकियाट्रिक एसोसिएशन, बिकॉज डिसऑर्डर्स जो हैं वो मेनली साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं। देन डीएसएम पे थोड़ी और बात कर लेते हैं। डीएसएम में इट डज नॉट हैव इट्स ओन कोड्स। ये जानना ज़रूरी है कि डीएसएम में जो है खुद के कोड्स नहीं है, भले ही वहाँ पे अलग अलग डिसऑर्डर्स को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया गया है, बट अपने कोड्स नहीं है इसके। सो फिर कोड्स किसके हैं? सो ये कहता है बट यूजेस कोड्स गिवन बाय ICD-11। अब ये ICD क्या है? जैसे डीएसएम है वैसे ही ICD है, बट ICD इज़ द इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज, और इसे प्रिपेयर करता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। सो ICD के अंदर अलग अलग डिजीजेज के कोड्स दिए गए हैं, और उन कोड्स के बेसिस पे अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन जो है वो डीएसएम में डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज करती है। सो ये आपके MCQ के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। DSM प्रिपेयर्ड बाय अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, ICD प्रिपेयर्ड बाय WHO। अब क्लासीफाई करना क्यों है? क्या होगा क्लासीफाई करके? सो वी क्लासीफाई सो दैट कम्युनिकेशन अमंग प्रोफेशनल बिकम्स ईजियर एंड कन्वीनियंट। अब कुछ अगर दिक्कत है सोसाइटी में तो उसके बारे में बात होगी, और बात करते करते उसके बारे में कुछ प्रोफेशनल बात भी होगी। अब प्रोफेशनल कौन कौन हो सकते हैं इसके? साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, सोशल वर्कर हो सकते हैं, इवन लॉयर्स भी हो सकते हैं। अब लॉयर कैसे आया इधर इसको इक्वेशन में, मैं बताता हूँ। सो इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर। सिस्टमैटिक रिसर्च वर्क, कोई भी दिक्कत है किसी भी पर्सन को और नंबर ऑफ पीपल को हो जाती है ये दिक्कतें, सो इसके बारे में रिसर्च जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में चलती ही रहती है। सो रिसर्च वर्क को भी जो सिस्टमैटिक तरीके से हो सके, सो दैट्स वाई वी क्लासीफाई इट। देन सोशियो लीगल पर्पसेज की वजह से भी क्लासीफाई किया जाता है। सोशियो लीगल पर्पज में क्या आता है? जैसे कि इंश्योरेंस। अब कोई पर्सन किस इंश्योरेंस कैटेगरी में डाला जाएगा, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है कि नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्लैरिफाई करनी ज़रूरी है। दैट्स वाई वी क्लासीफाई डिसऑर्डर्स। देन लीगल एक्ट्स, जैसे कि एक मूवी आपने देखी होगी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, इसमें सलमान खान जो है वो एक मेंटल पेशेंट की तरह मेंटल असाइलम में भर्ती हो जाता है, एंड वो होता क्यों है? टू एस्केप सम जेल टाइम। सो यहाँ पे वही लीगल एक्ट। सो दैट्स वाई क्लासीफाई करना ज़रूरी है, और उसके न्यूआंसेस भी बताना ज़रूरी है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, द लॉ कैन अंडरस्टैंड कि कौन से डिसऑर्डर्स असल में डिसऑर्डर्स हैं और कौन से नहीं हैं। देन वी हैव फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। अब एबनॉर्मल बिहेवियर तो हमने देखा कि हिस्टोरिकली कैसे उसे देखा जाता रहा है, और कैसे उसे कैटेगराइज किया गया है, क्यों कैटेगराइज किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। अब हम अंडरलाइंग फैक्टर्स देखेंगे जो कि एबनॉर्मल बिहेवियर को कॉज करते हैं, और इसमें भी वही हम कुछ ना कुछ अप्रोच लेंगे, और उस अप्रोच के अंदर कुछ ना कुछ फैक्टर्स होंगे। जैसे कि शुरुआत करते हैं पहले से, बायोलॉजिकल मॉडल या बायोलॉजिकल अप्रोच। अब बायोलॉजिकल मॉडल है, अगर बायोलॉजिकल आ गया है तो आपका ध्यान तुरंत जाना चाहिए दैट इट विल बी अबाउट द फिजिकल बॉडी इटसेल्फ। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि फॉल्टी जीन्स, एंडोक्राइन इम्बैलेंसेज, मैल न्यूट्रिशन, एबनॉर्मल न्यूरोनल एक्टिविटी कैन कॉज मेंटल डिसऑर्डर्स। अब जितने भी अप्रोच हम पढ़ेंगे उसमें बस यही बात है कि कौन से फैक्टर्स मेंटल डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। सो यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, ये सब फैक्टर्स ये मेंटल डिसऑर्डर्स कॉज कर सकते हैं। अब फॉल्टी जीन का मतलब क्या है? जेनेटिक मेकअप, एज यू ऑल नो कि हमारा DNA में हमारा पूरा जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है। सो अगर वहाँ पे कॉपिंग के टाइम कुछ ना कुछ फॉल्ट हो गया है, सो इट मे लीड टू वेरियस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम अफेक्ट्स बोथ बॉडी एंड द माइंड। ऐसे ही टर्नर एंड क्लाइनफेंटल सिंड्रोम है, ये भी बॉडी और माइंड दोनों को अफेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। न्यूरोनल एक्टिविटी या फिर एंडोक्राइन एक्टिविटी, दोनों में ही। जैसे
आपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ा होगा 11th क्लास में। न्यूरोट्रांसमीटर्स अलग अलग होते हैं जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं। सो उनमें से एक है डोपामीन। अगर डोपामीन बहुत हाई मात्रा में हो जाए किसी के ब्लड में, न्यूरॉन्स में, इट मे कॉज शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि डोपामीन जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और अगर इसकी मात्रा बहुत अत्यधिक हो जाए इट मे लीड टू शिजोफ्रेनिया। ऐसे ही एक गाबा एक और न्यूरोट्रांसमीटर है जिसके लो अमाउंट की वजह से एंग्जाइटी होती है। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन होता है लो सेरोटोनिन से। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन आपने हम श्योर बहुत बार सुना होगा, बिकॉज ये बहुत ही कॉमन टर्म्स हैं और इनको हम आज साइंटिफिकली पढ़ेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता क्या है। बट फॉर नाउ हम क्योंकि बायोलॉजिकल मॉडल या बायोलॉजिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो बायोलॉजी से भी इनको एक्सप्लेन किया जा सकता है। किसी इंसान के अंदर अगर गाबा का अमाउंट बहुत कम हो गया है तो ही में सफ़र फ्रॉम एंग्जाइटी, और अगर सेरोटोनिन का अमाउंट बहुत कम हो गया है तो ही में सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन। देन वी हैव साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल में अब जैसे बायोलॉजी में फिजिकल बॉडी की बात होगी, कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स की बात होगी जो आप आइसोलेट कर सकते हैं एक पर्सन के अंदर से। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो किसी के ब्रेन में से निकाल के हम लैब में निकाल सकते हैं, बट साइकोलॉजिकल मॉडल्स के अंडर आने वाली चीज़ें हम लैब में नहीं निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे कि थॉट्स। अब थॉट्स कोई किसी के दिमाग से निकाल सकता है? आई डोंट थिंक सो। वैसे ही फीलिंग्स, परसेप्शन, मेमोरी, ये सब जो है ये साइकोलॉजिकल फंक्शंस। और साइकोलॉजिकल मॉडल यही कहता है कि यही साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के फॉल्टिंग फंक्शनिंग की वजह से डिसऑर्डर्स होते हैं। और इसमें अपार्ट फ्रॉम दीज मेंटल फैकल्टीज वेरियस इंटरपर्सनल फैक्टर्स जैसे कि मैटरनल सेपरेशन, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, मैल अडैप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स, ये सब जो है साइकोलॉजिकल मॉडल में डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करेंगे। और क्योंकि साइकोलॉजिकल मॉडल में वेरियस हम डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि इट इज़ अ वेरी वाइड फिनोमेना। सो शुरुआत करते हैं हम साइकोडायनामिक मॉडल से। साइकोडायनामिक, एज यू हैव रेड प्रीवियसली, वाज गिवन बाय फ्रॉइड। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर है या फिर डिसऑर्डर्स हैं, इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थ्री सेंट्रल फोर्सेस। थ्री सेंट्रल फोर्सेस कौन से एलिमेंट हमने देखे थे पर्सनालिटी के होते हैं? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड के फोर्सेस होते हैं इम्पल्स। अब इम्पल्स जो है वो आती है इड से। ईगो जो है रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है और सुपर ईगो करता है मोरालिटी प्रिंसिपल पे। सो यही तीन फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं। जब ये कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं इन द अनकॉन्शियस, अब ये जो है ये प्रोसेस जो है अनकॉन्शियस है, दे कैन नॉट बी सीन आउटसाइड। हम सिर्फ इन्हें बिहेवियर में देख सकते हैं, बिहेवियर हम सिम्टम्स देख सकते हैं, बट उसके अंडरलाइन कारण जो है वो अनकॉन्शियस में घट रहे हैं। सो साइकोडायनामिक मॉडल क्या कहता है? तीन सेंट्रल फोर्सेस जब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आपस में इन द अनकॉन्शियस, इट रिजल्ट्स इनटू डिसऑर्डर्स। मोस्ट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैव ओरिजिन इन द अर्ली चाइल्डहुड। अब ये तो है क्योंकि किसी भी इंसान की जो साइकी है, जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो मोस्टली चाइल्डहुड में ही होता है। सो अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत आ गई है तो चांसेस आर दैट इट मे डेवलप इनटू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देन वी हैव बिहेवियरल मॉडल। अब जैसा कि आपको पता है, बिहेवियरिस्ट्स का कहना है कि ऑल बिहेवियर इज लर्नड। अब इनका कहना है कि एक स्टेप और आगे चले जाते हैं कि ऑल बिहेवियर इवन एबनॉर्मल वंस, अगर एबनॉर्मल बिहेवियर भी है वो भी लर्न किया गया है। अब वो कोई क्यों लर्न करेगा उसके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे कि कोई एबनॉर्मल बिहेवियर लर्न करके और उसे रिपीट क्यों करता है। बट हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बिहेवियरल मॉडल के अनुसार ऑल बिहेवियर इवन एबनॉर्मल वंस आर लर्नड। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सब टर्म्स आपने पहले पढ़ी हुई हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग, सब की सब यहाँ से लर्निंग जो भी बच्चा है वो लर्न करता है एंड देन ही रिपीट्स इट।
और इनके हिसाब से ठीक कैसे करेंगे हम इन डिसऑर्डर्स को? वेल, लर्नड बिहेवियर कैन ऑल्सो बी अनलर्नड। जैसे आपने वो लर्न किया है वैसे ही आप अनलर्न भी कर सकते हैं और उन्हें ओवरराइड किया जा सकता है नए बिहेवियर्स के थ्रू। थर्ड इज कॉग्निटिव मॉडल इन साइकोलॉजिकल मॉडल। थर्ड में क्या कहता है कॉग्निटिव, जैसे कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, कॉग्निटिव इज ऑल ऑफ द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। उसमें ज़्यादातर थॉट्स की बात होती है। सो यहाँ पे क्या है, इरेशनल। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, आई थिंक ओ की कमी है यहाँ पे, इरेशनल एंड इनएक्यूरेट अजम्पशन अबाउट वन सेल्फ एंड अदर्स। जब कोई पर्सन कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेता है, कुछ बिलीफ पाल लेता है जो कि बहुत इरेशनल है और बहुत ही इनएक्यूरेट है, तो इट मे लीड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देन नेगेटिव पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। अब किसी पर्सन जो वो बार बार सोचता रहेगा वो उसके एटीट्यूड का पार्ट बन जाएगा। सो नेगेटिव एंड पेसिमिस्टिक एटीट्यूड। उसके बाद रिपीटेड थिंकिंग। अब ये तो क्या है, ये अजम्पशन और एटीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पे थिंकिंग यानी एक्टिवली पर्सन थिंक कर रहा है बार बार। रिपीटेड थिंकिंग इन इलॉजिकल वेज। और उसके बाद ओवर जनरलाइजेशन एंड ब्रॉड कंक्लूजन, जैसे कि दुनिया के बारे में दैट कि सब पूरी दुनिया ही बेकार है, ये है ओवर जनरलाइजेशन। सो कॉग्निटिव मॉडल, दीज आर द रीजंस व्हाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में डेवलप। देन वी हैव ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, जिसमें कि ह्यूमंस का ऑप्टिमिस्टिक व्यू लिया गया है। ह्यूमंस आर फ्रेंडली, कोऑपरेटिव एंड क्रिएटिव। डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं फिर? तो ह्यूमनिस्ट्स का मानना है कि ह्यूमंस के पास एक फ्री विल है, फ्री विल टू फुलफिल पोटेंशियल फॉर गुडनेस एंड ग्रोथ। हर इंसान ग्रो कर सकता है और अच्छाई की तरफ जा सकता है और अपना पोटेंशियल जो है वो फुलफिल कर सकता है। ये सब करने के बाद वो कहाँ पहुँचता है? अ थिंग कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसके बारे में आप बहुत पढ़ चुके होंगे। अब डिसऑर्डर्स आते हैं यहाँ से, दोज हु शर्क दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। शर्क का मतलब होता है अबैंडन करना, उसके मतलब एक तो होता है शोल्डरिंग वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन देयर इज शर्किंग वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्यागना। जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं लेता है, जो त्यागता है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, दे लिव एम्प्टी, इनऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल लाइव्स। जो भी फ्री विल में विश्वास नहीं रखेगा और अपने उसकी जो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल्फ एक्चुअलाइज करने की, उसे वो पूरी तरह नहीं यूज करेगा, देन उसकी लाइफ कैसी होगी? एम्प्टी, इनऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल। और यहीं से ही डिसऑर्डर्स जो हैं वो डेवलप होंगे और शो होंगे किसी भी ह्यूमन बीइंग में। ऐसा है ह्यूमनिस्ट थिंकर्स का मानना। उसके बाद जो थर्ड अप्रोच है, जो मेजर अप्रोच है, अभी तक हमने साइकोलॉजिकल मॉडल, पहला मॉडल हमने पढ़ा बायोलॉजिकल मॉडल, दूसरा साइकोलॉजिकल मॉडल, उसमें सब मॉडल्स हमने बाकी पढ़े। देन थर्ड वी आर रीडिंग सोशियो कल्चरल मॉडल। अब एबनॉर्मल बिहेवियर जो है is best understood in the light of social and cultural forces that influences an individual। कोई भी इंडिविजुअल होता है वो आइसोलेशन में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ही ऑलवेज एग्जिस्ट्स इनसाइड हिज एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ सोशल, कुछ ना कुछ कल्चरल फोर्सेस होंगे जो उस इंडिविजुअल को अफेक्ट करेंगे। और इस मॉडल में बिलीव करने वाले लोग कहते हैं कि इन्हीं फोर्सेस से कुछ ना कुछ ऐसे फोर्सेस आते हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज करते हैं। जैसे कि कुछ फोर्सेस के एग्जांपल दिए हैं, एबनॉर्मल फैमिली सिस्टम्स लाइक ओवर इन्वॉल्वमेंट। जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा, या फिर आप शायद बड़े हो गए हैं, बट छोटी क्लासेज में कुछ लोगों के पेरेंट्स बहुत इन्वॉल्व रहते हैं उनकी लाइफ में। छोटा सा कुछ भी टीचर ने कह दिया, दे इंस्टेंटली रश टू द स्कूल एंड कन्फ्रंट द टीचर कि भाई ऐसे कैसे कह दिया। सो दैट्स एग्जाम्पल ऑफ ओवर इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद दूसरा हो सकता है नेग्लेक्ट। कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है कि भाई बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं। सो इट इज़ नेग्लेक्ट। देन देर आर अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। ऑल ऑफ दीज कैन लीड टू डिसऑर्डर्स। सो यही सोशल कल्चरल फोर्सेज हैं जो किसी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, एंड कुछ ना कुछ नेगेटिव असर किसी इंडिविजुअल पर होता है अलग अलग कारणों की वजह से। So it may develop into disorders. Then we have
सम सब्सटेंशिएशन, कुछ और उसी मॉडल के बारे में पढ़ते हैं, सोशो कल्चर के मॉडल के बारे में। डिसफंक्शनल सोशल एंड प्रोफेशनल रिलेशंस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। कुछ रिलेशंस होते हैं आपके सोसाइटी में, सोशल रिलेशंस और प्रोफेशनली भी, अगर ये डिसफंक्शनल रहेंगे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बनने का खतरा है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिखा है, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट। कोई भी पर्सन अगर उसका कोई सोशल ग्रुप नहीं है, फ्रेंड्स ग्रुप नहीं है, प्रोफेशनली नोबडी लाइक्स हिम और ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप फॉर एनी रीज़न, तो वो जो है बहुत चांसेस है कि वो डिप्रेशन में चले जाएं। डिप्रेशन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ हम अप्रोचेस पढ़ रहे हैं, मॉडल पढ़ रहे हैं कि कैसे हम एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर डिसऑर्डर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। सोसाइटल लेबल्स एंड रिजिड रोल असाइनमेंट रिजल्ट इन नॉन कन्फॉर्मिस्ट पीपल बीइंग टर्म्ड एज मेंटली इल। वही जो हमने सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में पढ़ा कि सोसाइटी है कुछ ना कुछ लेबल लगाती है हर पर्सन के ऊपर और कुछ ना कुछ रोल असाइन करती है, और वो भी बहुत रिजिड तरीके से। और ऐसे में नॉन कन्फॉर्मिस्ट लोग जो हैं वो मेंटली इल करार दे दिए जाते हैं। जैसे कि पुराने टाइम में हम बात करें तो हेट्रोसेक्सुअल जो रिलेशंस थे दे वर नॉर्मलाइज्ड, बट होमोसेक्सुअल रिलेशंस वर नॉट। इनफैक्ट सम सोसाइटीज़ में दे वर पनिशेबल बाय डेथ तब, और कुछ सोसाइटीज़ में अभी भी बीइंग ए होमोसेक्सुअल इज एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल बाय डेथ। सो दे आर नॉन कन्फॉर्मिस्ट और उन्हें मेंटली इल करार दे दिया जाता है, ऑल बिकॉज सोसाइटी के जो लेबल्स हैं उनमें वो फिट नहीं बैठते हैं। सो ये था सोशो कल्चरल मॉडल, और उसके बाद जो लास्ट मॉडल है वो है डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल। डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल, डायथीसिस का मतलब नाम सुन के घबराना नहीं है। डायथीसिस मीन्स ए बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू अ डिसऑर्डर। बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एट रिस्क रखती हैं। जैसे कि हम इसके 3 कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। पहला है प्रेजेंस ऑफ अ डायथीसिस, यानी बायोलॉजिकल एब्रेशन कुछ ना कुछ आप में ऑलरेडी प्रेजेंट है। सेकेंड कंपोनेंट इज डायथीसिस कैरिंग अ वल्नरेबिलिटी टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी एट रिस्क पर्सन कौन है। एंड द थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजेनिक स्ट्रेसर, कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट आ जाए आपकी लाइफ में, तो अगर आप में पहले से ही कुछ प्रीडिस्पोजिशन प्रेजेंट थी और उस प्रीडिस्पोजिशन में एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वल्नरेबिलिटी थी, तो ये स्ट्रेसर के आते के साथ ही आप जो है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के शिकार हो जाएंगे। दैट्स व्हाट डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल सेज। दैट एंड्स पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 4। इसका सेकंड पार्ट मैं 3 से 4 दिनों में अपलोड कर दूंगा। तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ें, इसके नोट्स बनाएं, एंड ये लेक्चर जो है अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। I will see you in the next one. Till then, keep revising, keep learning.